शादी के चौथे दिन ही मुझे समझ आ गया था कि माँ ने विदाई के वक्त कभी वापस मत आना क्यों कहा था। उस समय लगा था वह बस समाज के डर से कह रही है, लेकिन असली डर तो मेरा इंतजार कर रहा था। सीकर के उस बड़े से मकान में, जहां नीचे फैक्ट्री का शोर था और ऊपर रिश्तों की खामोशी, मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसका नियम मुझे किसी ने नहीं बताया था। मेरे पति राहुल अपने ही पिता की आवाज से कांपते थे और मैं हर दिन ये समझने की कोशिश करती थी कि आखिर इस घर में असली हुकूमत किसकी है, गुस्से की, खामोशी की, या उस अकेलेपन की जो दीवारों में बस चुका था। शुरुआत में लगा शक्ति है, अनुशासन है, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे शब्द देना भी मुश्किल है। दिन में ताने, रात में बेचैनी और हर सुबह एक नया दबाव में चाहकर भी मायके नहीं जा सकती थी, बोलकर भी कुछ साबित नहीं कर सकती थी और चुप रहकर खुद को खोती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह डर कब खत्म होगा या खत्म भी होगा या नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सच्चाई सिर्फ मेरे सामने नहीं, पूरे घर के सामने खड़ी थी। और उसी दिन मेरी शादी की असली शुरुआत हुई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाना। यह कहानी है, मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन उस दिनों ने मुझे जितना बदल दिया उतना शायद पूरी जिंदगी भी नहीं बदल पाती। मेरा नाम प्रिया है। मैं सीकर के पास एक छोटे से गांव से हूँ। हम 6 बहनें थी और पापा ने बड़ी मुश्किल से एक एक करके सबकी शादी कर दी थी। हर शादी में कर्ज बढ़ता गया, हर विदाई में माँ की आंखें सूजती गई। मेरी विदाई के समय माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ एक बात ही कही थी, बेटी अब वहीं तेरा घर है, चाहे कुछ भी हो, कभी वापस मत आना। पति और ससुर की इज्जत रखना, घर बसाना ही लड़की की जीत होती है। उस समय मुझे लगा माँ शायद हर माँ की तरह भावुक हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके शब्द आने वाले दिनों की आहट थे। ससुराल सीकर शहर में था। बड़ा सा मकान, नीचे कपड़ों की फैक्ट्री और ऊपर हमारा रहना। घर में सिर्फ 3 लोग थे, ससुर जी कमलेश्वर, मेरे पति राहुल और अब मैं। कोई सास नहीं, कोई ननद नहीं, कोई और महिला नहीं। शादी की पहली रात राहुल ने धीरे से कहा था, प्रिया पापा की बात कभी मत टालना, उनका गुस्सा बहुत तेज है। मैं भी उनके सामने ज्यादा बोल नहीं पाता। मैंने इसे सामान्य बात समझकर अनसुना कर दिया था, लेकिन अगले 3 दिनों में मैंने देखा कि ससुर जी एक आवाज पर राहुल का चेहरा उतर जाता था, हाथ कांपने लगते और वह तुरंत नीचे भाग जाते, जैसे घर नहीं कोई अदालत हो जहां हर वक्त फैसला सुनाया जाता हो। चौथे दिन सुबह राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बाजार घुमाने ले जाओगे। मेरी आंखें में चमक आ गई। नई दुल्हन थी, सोचा था थोड़ा समय साथ बिताएंगे, इन नए शहरों को देखूंगी, अपने रिश्तों को समझूंगी। लेकिन तभी नीचे से ससुर जी की गरजती आवाज आई। फैक्ट्री के नुकसान, जिम्मेदारी और काम चोरी पर लंबा भाषण शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में फैसला हो गया। राहुल फैक्ट्री जाएंगे और नई बहू घर संभालेगी। उसी दिन नौकरानी को भी विदा कर दिया गया। अब घर का हर काम मेरा था। सुबह से रात तक मैं रसोई, सफाई, कपड़े और चाय में लगी रहती। हर बार कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती। नमक ज्यादा है, रोटी सख्त है, सब्जी में स्वाद नहीं। राहुल समझाते, पापा ऐसा ही है, पापा ऐसे ही हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ शक्ति नहीं, कुछ और भी है जिसे मैं शब्द नहीं दे पा रही थी। दिन भर घर में सिर्फ मैं और ससुर जी
रहते थे, कभी चाय के लिए बुलाते, कभी यूं ही बात करने के लिए। उनकी नज़रों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं दूरी बनाने लगी, काम का बहाना, सिर दर्द का बहाना, कभी पूजा में व्यस्त होने का बहाना, लेकिन भीतर एक बेचैनी घर करने लगी थी। एक दिन किचन में अचानक उनकी उपस्थिति में चौंक गई। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जिससे मैं असहज हो गई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। उस दिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और देर तक रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मैं कैसे सहूं और किससे कहूं। रात को जब राहुल आए और उन्हें बताया कि पापा सुबह से भूखे हैं, तो गुस्सा मुझ पर ही उतरा। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं सब अकेले नहीं संभाल पा रही, लेकिन मेरी बात को शिकायत समझ लिया गया। तलाक का शब्द पहली बार मेरे सामने आया और मैं सन्न रह गई। मायके जाने का मतलब था पिता की बदनामी, बहनों के रिश्तों पर असर। मैं चुप रही। कुछ दिनों बाद ससुर जी ने अकेले में कहा कि अगर घर में शांति चाहिए तो उनकी बात माननी होगी। उनकी आवाज में अपनापन नहीं, दबाव था। मैं और सिमट गई। एक रात खाने के बाद उन्होंने 5,000 रुपये दिए और कहा कि ये इनाम है। मैंने लेने से मना किया, लेकिन राहुल ने इशारे से रख लेने को कहा। उस क्षण मुझे लगा कि मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। मैं बस एक जिम्मेदारी हूँ, एक व्यवस्था का हिस्सा हूँ। मैं अंदर से टूटने लगी थी। फिर एक दिन देवर विकास सऊदी से लौटे, अपनी पत्नी नेहा के साथ। घर में हलचल आई। नेहा हंसमुख थी, बातूनी थी। मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उसके चेहरे पर भी वही असहजता दिखने लगी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि समस्या मेरी सोच नहीं थी। बात दोनों भाइयों तक पहुंची। पहले इसे गलतफहमी कहा गया, फिर झुंझलाहट हुई, लेकिन जब पैटर्न साफ दिखा तो राहुल पहली बार चुप हो गए। शायद उन्हें एहसास हुआ कि हम दोनों झूठ नहीं बोल सकती। काफी बहस और तनाव के बाद आखिर ये बात उठी कि शायद ससुर जी को साथ की जरूरत है। शुरू में उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे मान गए। कुछ महीनों बाद उनकी शादी एक विधवा महिला से कर दी गई। नई सास का घर आई तो घर का माहौल जैसे बदल गया। ससुर जी अब शांत रहने लगे। उनका ध्यान अपनी नई जिंदगी में लग गया। घर में पहली बार सहजता आई। राहुल भी बदलने लगे। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा कि शायद वह मुझे समझ नहीं पाए थे। उस दिन मेरे भीतर जो बोझ था वह हल्का होने लगा। हमारे रिश्ते में भी धीरे धीरे अपनापन लौटा। हम बाजार भी गए, फिल्म भी देखी और पहली बार मैंने महसूस किया कि शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, साथ भी होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि कई बार समस्या को छिपाने से वह खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। समाज में अक्सर बुजुर्गों की दूसरी शादी को गलत माना जाता है, लेकिन अकेलापन कई बार इंसान को भीतर से कठोर बना देता है। सही समय पर लिया गया फैसला पूरे घर को टूटने से बचा सकता है। मेरी शादी की शुरुआत डरावनी जरूर थी, लेकिन अंत ने मुझे सिखाया कि आवाज उठाना गलत नहीं, बस तरीका सही होना चाहिए। आज मेरा घर सच में घर जैसा लगता है और मैं खुद को सिर्फ बहू नहीं, इस परिवार का हिस्सा महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, अगर ये आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियाँ हमें समाज की सच्चाई दिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है। आपके समर्थन से ही ऐसी और कहानियाँ आती रहेगी।
धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।